नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3,987 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,21,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 11,766 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 2,619 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 238 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में आपको बता दें कि 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया और दिल्ली में अब 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के 463 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 43 लोगों की जान चली गई। 1,036 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि पीएम मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन नहीं जाएंगे। G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। G7 के अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। बताया गया है कि पीएम मोदी 3 मुद्दों पर भाषण देने जा रहे हैं। उस लिस्ट में कोरोना काल में कैसे मजबूती से वापसी की जाए, कैसे हरित पर्यावरण बनाया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा होती दिखेगी। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टिना ब्रेजिक के खिलाफ उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया। 8-0 से उन्होंने जीत दर्ज की। 26 साल के विनेश फोगाट के ये सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में माटियो पॉलिकॉन और में अप्रैल में एशिया चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी अपनी झोली में डाला था। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर विनेश फोगाट को बधाई दी है और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर विनेश फोगाट को बधाई दी। लिखा कि पोलैंड ओपन में महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर विनेश को बहुत बहुत बधाई। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। भारतीय बाजार में पेट्रोल का रेट 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। तेल कीमतों में हुए बदलावों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। डीजल 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये के पार पहुंच चुका है। करनाल में किसानों और सरकार के रुख के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में गांवों के लिंक रास्तों पर विकल्प तलाशे हैं ताकि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जा सके। 5 सड़कें चिन्हित की गई हैं जिनका पुनर्निर्माण होगा। कुटेल गांव में निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से नहीं हुई। रास्तों के लिए चिन्हित की गई जमीन की कीमत को लेकर किसानों और सरकार के बीच पेंच फंसा हुआ है। साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण सीएम मनोहर लाल की पहली घोषणा थी। घोषणा के 7 साल बीतने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सही दिशा में गति नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से करीब 5 किलोमीटर दूर कुटेल गांव की पंचायती जमीन पर करीब 2000 करोड़ की लागत से मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण के प्रथम चरण का काम चल रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में उमंग निशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया, जिसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर्स निशुल्क परामर्श दे रहे हैं। किसी भी तरह की भ्रमिति को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और डाइट को ठीक करने के लिए डाइटिशियन निशुल्क परामर्श दे रही हैं, जो मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। दिव्यांग या असमर्थ लोगों के लिए होम आइसोलेशन की हेल्पलाइन नंबर के तहत ही परामर्श दिए जा रहे हैं। खानपुर में बनाए गए सेंटर में रोजाना 30 डॉक्टर्स का पैनल निशुल्क परामर्श दे रहा है। सिरसा में पुलिस ने रात में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया।
वाहनों में मौजूद चालकों को आने जाने की वजह पूछी गई। बस स्टैंड के बाहर भी पुलिस ने नाका लगाया और आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की। भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत एसपी अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे, चौक चौराहों पर दौरा किया और लापरवाह दिखे पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत चौकी औचक ड्राइव चलाया जा रहा है। इसका मकसद आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना और पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली को जांचना है। एसपी ने बताया कि शहर के नाकों में से 2 दिन नाकों पर पुलिसकर्मी गैर मौजूद पाए गए हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर भी एक्शन होगा। भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों ने अधिकारियों के नेतृत्व पर चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में विकलांगों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। कहा कि 70 सालों से कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन। सीरो सर्वे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस बार सीरो सर्वे 6 साल के ऊपर की आयु के बच्चों में शुरू किया जाएगा। तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। सिरसा में कोरोना काल में मास्क चालान के जरिए 25 करोड़ के गबन का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है और लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान किए गए और करीब 25 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 1.5 करोड़ की राशि दिखाई है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते बंद हुई निजी अस्पताल सनफ्लैग को सरकार अपने हाथों में ले ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। नीरज शर्मा ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। कहा कि अस्पताल को निजी हाथों में न देकर सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार अस्पताल को चलाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर जारी रिजल्ट पहली बार 100% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह के मुताबिक 10वीं की रेगुलर परीक्षा में 3,13,345 तो कंपार्टमेंट परीक्षा में 11,278 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है, उनके पास परीक्षा देने का भी विकल्प है। बोर्ड सामान्य हालात होने के बाद परीक्षा आयोजित करेगा। मेरा राशन ऐप के जरिए प्रवासी लोगों को फायदा हो रहा है। ऐप के जरिए अब लोग देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। रादौर के डिपो संचालक ने बताया कि लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी के रहने वाले लाभार्थी ने कहा है कि मेरा राशन ऐप के पहले उन्हें राशन लेने के लिए यूपी जाना पड़ता था, जिससे उनके पैसे और समय की बर्बादी होती थी, लेकिन अब उन्हें यहीं से राशन मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि लखड़पुर खोरी कॉलोनी में रहने वाली करीब 50,000 की आबादी को आश्रय देने के लिए सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है। सोनीपत के नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन ने प्रधान ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने मामले के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा दी है। जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारी, एसपी और स्थानीय थाना के लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। सोनीपत के मुरथल रोड पर नगर निगम कर्मियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं गिराने के एवज में 1,50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने मामले में ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो में नगर निगम के बिचौलिए शुरुआती स्तर पर 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन बाद में मामला 1,30,000 में तय हुआ। ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को नकार दिया और कहा कि हम इस ऑडियो को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि जो सोनीपत की है। मामले में संलिप्त पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने पुलिस के साथ मिलकर 2 कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। बिना लाइसेंस के ये कॉल सेंटर चल रहे थे। टीम ने मौके पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को लूटने का काम किया जा रहा था। दोनों कॉल सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं।
अंबाला में पुलिस ने छापेमारी कर 21 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जुए का ये सारा खेल एक घर में चल रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मार्केट में काफी लोग जुआ खेल रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को काबू में लिया। यमुनानगर में फैक्ट्री संचालक संदिग्ध हालत में लापता हो गया। फतेहपुर नहर की पटरी के पास उसकी एक्टिवा मिली और उसका कुछ सामान भी मिला। नहर किनारे फैक्ट्री संचालक की एक्टिवा मिलने से उसे नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोताखोरों की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पलवल के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज पकड़ा है। पुलिस ने होडल हसनपुर रोड पर रामगढ़ गांव के पास आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल में छापेमारी की। पुलिस ने मिल से ट्रक चालक और कंटेनर चालक समेत मिल मालिक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अनाज की 777 बोरियां भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना हसनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राशन को बाबा आटा मिल में उतारा जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर्स ने कहा है कि इसको आटा मिल में लेकर जाना है। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से इस मामले की शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है। पानीपत में स्टडी वीजा पर लंदन भेजने के नाम पर 14 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में एसपी ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड कर्नल से रास्ता पूछने के बहाने 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को दी शिकायत में रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि वो सेक्टर 55 की सोसाइटी में रहते हैं। वहीं मामले में एसपी क्राइम के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही स्नैचर गिरफ्तार होंगे। अंबाला छावनी की राय मार्केट में कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की दीवार तोड़कर चोर अंदर घुसे और 80,000 रुपए के साथ कपड़े चोरी करके ले गए। दुकानदार दीपक की माने तो लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। एसएचओ थाना सदर विजय ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम के साथ लगती दुकान भी है और आपको बता दें कि लेकिन वहां पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में एक मोबाइल शोरूम मालिक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक मोबाइल की एवज में शोरूम मालिक से 46,000 रुपए ले लिए गए। कुछ दिन बाद मोबाइल टूटने पर शोरूम मालिक ने जब बिल देखा तो उसमें जीएसटी लागू की गई थी, जबकि जीएसटी का बिल पर कोई नंबर नहीं था। मोबाइल वाले से रुपए मांगे तो उसने रिफंड से मना कर दिया। शोरूम मालिक रजत ग्रोवर ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फरीदाबाद व्यापार मंडल ने कोरोना के बीच दुकानों को खोलने के समय की समीक्षा बढ़ा दी। आपको बता दें कि बैठक के जरिए सरकार से मांग की गई है कि सरकार अब ऑड इवन वाले फॉर्मूले को खत्म कर दे। व्यापार मंडल ने मांग की है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें खोलने को मंजूरी दी जाए। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर लोकल व्यापारियों से सामान खरीदें। व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश भाटिया ने कहा है कि क्योंकि अब कोरोना के केस बहुत कम हो चुके हैं, ऐसे में दुकानदारों को सरकार को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजारों में इनकरेजमेंट के चलते भीड़ का माहौल बनता है। ऐसे में तथाकथित दुकानदारों पर कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण कर रहे हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार वैक्सीनेशन करने में तेज गति से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोरोना और ब्लैक फंगस पर पिछले कई दिनों से लगातार कंट्रोल हुआ है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, जिससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
सिरसा नागरिक अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल दावा किया है कि पिछले कई दिनों से सिरसा जिला में कोरोना के मरीज कम मिले हैं। जिला में 5% से कम ही कोरोना ब्लैक फंगस के मरीज हैं। गुरुग्राम में कोरोना के करीब 1,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 900 लोगों की सरकारी आंकड़े के अनुसार कोरोना में मौत हो गई है। अब तीसरी लहर की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानसिक मजबूत होगी तो बच्चे इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शौर्या गहलावत के मुताबिक बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूती के लिए उन्हें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। बच्चों को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, इसके लिए उन्हें स्क्रीन से दूर रखें। माता पिता को बच्चों की पूरी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कोरोना की जानकारी दें, साथ ही खाना खिलाएं, उन्हें समय पर सुलाएं। इन सभी से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और तनाव खत्म होगा। कोरोना काल के दौरान हुई मौतों के बाद शमशानों में अपनों का अस्थियां इंतजार कर रही हैं। अभी भी ऐसी 200 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां हैं जिनके परिजन उन्हें नहीं लेकर गए हैं। मेवात के बिसरू गांव में पिछले करीब 1 महीने से पानी की समस्या ग्रामीण झेल रहे हैं। जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कई बार गुहार लगाई, लेकिन गांव में पानी नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि बिसरू गांव में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत कुरैशी मोहल्ले में है। बिसरू गांव में जन स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपए की पाइपलाइन तो बिछाई, लेकिन घरों में कनेक्शन नहीं हुए। भवानीखेड़ा में बिजली बोर्ड के पास सीवरेज की पाइपलाइन टूटने से एक बार फिर करीब 30 फुट का गहरा गड्ढा बन गया। एक बार फिर से पाइपलाइन टूटने के कारण जमीन धंसने से वार्ड वासियों को हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। अंबाला में तेज तूफान से काफी नुकसान देखने को मिला। तूफान के चलते वंदे मातरम चौक पर लगी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा उखड़ गई। हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्माण सामग्री ले जाकर प्रतिमा को वापस उसी जगह पर स्थापित किया। मूर्ति स्थापना के बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी ने कार्यकर्ताओं से शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की प्रतिमाओं का अभिषेक कर फूलमाला चढ़ाई। हरियाणा जन चेतना पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम प्रशासन और सरकार से अपील करते हैं कि घटिया निर्माण सामग्री से बने चौक चौराहों की जांच होनी चाहिए। भिवानी के अरुणा तंवर ने अपनी मेहनत से ओलंपिक जाने और पदक लाने के सपने को साकार कर दिया है। अरुणा ने कहा है कि ये सफर आसान नहीं रहा। सामान्य परिवार से होने और उसके साथ साथ हाथों की दिव्यांगता ने उनके रास्ते में कई बार अड़चन डाली। नूह में कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू से निपटने की स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। सीएमओ ने कहा है कि कोरोना केसों में कमी देखने को मिल रही है। जब संक्रमण बढ़ रहा था तो मलेरिया में लगाए गए कर्मचारियों को कोविड से निपटने के इंतजामों में लगा दिया था। गुरुग्राम में पेरवीन से तंग आकर 22 वर्षीय युवती ने होटल के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि जब युवती गर्भवती हो गई थी तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेटी ने पिता पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बेटी 8 जून को डीएलएफ फेज 3 का है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बाप अपनी बेटी को नौकरी का झांसा देकर पहले होटल ले गया था और फिर बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा है कि कलयुगी बाप ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उस शर्मनाक वारदात का अश्लील वीडियो भी बनाया। यूपी चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। 13 जून को केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की संभावना है। कई मंत्रियों के काम की पीएम समीक्षा कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है।